हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अब अपने स्टडी के लिए भी तैयार हो रहे होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली प्रमोटेड कर ही दिए गए हैं। एग्जाम होने के चांस काफी कम हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने, BTR ने, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ने आपकी क्लासेस भी अब ऑनलाइन तरीके से रेगुलर करने की बात कही है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी टीचर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें लास्ट लेक्चर की, पावर सिस्टम 2 के जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम, उसमें हमने बात करी थी कि बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर, और हाउ, किस तरीके से, किसके माध्यम से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू होती है, जो हम देखते ही हैं जनरल हमारी लाइफ में, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कई जगह केबल के थ्रू होता है, कई जगह ओवरहेड लाइन के थ्रू होता है, ये भी हम देखते हैं। केबल पर डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर करते हैं वो भी हम देखेंगे, कैसे कैसे एरियाज होंगे जिनमें हमें केबल से डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे केबल और ओवरहेड लाइन में अगर हम बेसिकली डिफरेंस देखें जो एक आम आदमी को भी दिख जाएगा, तो ओवरहेड लाइन थोड़ी कंजेस्टेड होती है, उसमें 3 वायर होते हैं, विजिबल होते हैं, वेयरएज केबल जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो वो विजिबल भी नहीं होती और उसकी वजह से कोई अड़चन भी हमको नहीं होती। तो जनरली जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहां पर हम केबल अंडरले करते हैं, वहां पर हम ओवरहेड लाइन का यूज नहीं करते। तो ये सब बातें थी। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि जो बेसिकली हमने देखा था कि सिंगल लाइन डायग्राम, पावर फ्लो का सिंगल लाइन डायग्राम हमने देख लिया था, और कहें कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिंगल लाइन डायग्राम हमने देख लिया था। उसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उनमें से कुछ थे कि जनरेशन 11 किलोवोल्ट पे ही क्यों करते हैं, ट्रांसमिशन हायर वोल्टेज लेवल पे क्यों करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो आपको शायद परेशान कर रहे होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आ गया हूं आपके इन परेशानियों का जवाब लेकर। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करें कि ट्रांसमिशन हायर वोल्टेज पे ही क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन हायर वोल्टेज पे क्यों करते हैं। वाई इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय, आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड एट हायर वोल्टेज लेवल। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और यहां से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, सिमिलर चीज थ्री फेज में भी होगा। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिव पावर, फ्रेंड्स एक और चीज यहां पर मैं आपको जोड़ देना चाहूंगा, जब भी मैं सिंपल पावर की बात करूं तो आप उसको सिर्फ एक्टिव पावर से ही कंसर्न करके देखें, उसको एक्टिव पावर ही समझें, जब तक मैं कोई स्पेसिफाइड पावर का नाम नहीं लूं। तो जो एक्टिव पावर होती है वो क्या होती है, VI cos phi, यही होती है हमारी एक्टिव पावर। तो यहां से अगर हम करंट अगर निकालना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, P/V cos phi। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमको एक कांस्टेंट अमाउंट की, एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर, एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर पावर फैक्टर पर ट्रांसफर करनी हो तो करंट कितनी होगी, वो पावर वोल्टेज, ये रिलेशन उसके बीच में होगा।
अब हमको क्या करना है, हमने कल देखा था कि एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहां पर एक सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है और एक रिसीविंग एंड वोल्टेज रिसीविंग स्टेशन की तरफ होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंडिंग स्टेशन की तरफ होगा। और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी। इस ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस सपोज एक्सएल था। एक्चुअल में ये क्या है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन क्योंकि हम इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाए हैं तो इसको एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर सपोज लोड लगा हुआ है, यही डायग्राम हमने बनाया था। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो जनरेटिंग स्टेशन है, तो यहां से यहां पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये लेंथ 50 किलोमीटर की भी हो सकती है, 100 किलोमीटर की भी हो सकती है, 50 किलोमीटर भी हो सकती है, 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 200 किलोमीटर भी हो सकती है और 300 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ तो क्या करती है, वेरी करती है, कहां से कहां पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में फ्रेंड्स लॉसेस होंगे पीएल। कौन से लॉसेस होंगे, लाइन लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन किसकी बनी है, कंडक्टर्स की। तो उसमें कंडक्टर्स में कौन से लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस जिसको हम बोलते हैं वो लॉसेस होंगे। तो वो कितने होंगे, इस लाइन में से फ्लो होने वाली करंट आई का स्क्वायर इनटू इस लाइन का रेजिस्टेंस, यही होगा। अब अगर हम बात करें कि ये आई कौन सी होगी, तो इस लाइन में से फ्लो होने वाली, तो यहां से यहां पावर अगर ट्रांसफर हो रही है, पी इस लाइन का वोल्टेज है, वी इस लाइन का, इस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है वी, इस लाइन में से फ्लो होने वाली करंट है आई, इस लाइन से फ्लो होने वाली करंट है पी, और इस लोड का पावर फैक्टर है अगर cos फाइव, इस लोड का अगर पावर फैक्टर है cos फाइव, तो यही रिलेशन होगा P इज इक्वल टू वी आई cos फाइव। तो I कितनी होगी इस लाइन में, इस लाइन से फ्लो होने वाली I कितनी होगी, P अपॉन V cos फाइव। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, P अपॉन V cos फाइव, और स्क्वायर का स्क्वायर इनटू आर। तो लाइन लॉसेस हमको मिल गए, इस ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेस हमको मिल गए। अगर हमको कांस्टेंट अमाउंट की पावर ट्रांसफर करनी है, मतलब एक फिक्स पावर हमको ट्रांसफर करनी है, तो अगर ये फिक्स पावर हमको ट्रांसफर करनी है और लोड का पावर फैक्टर cos फाइव फिक्स है, लाइन का रेजिस्टेंस R तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये जो पावर लॉस होंगे इस लाइन में वो यहां से देखिए इनवर्सली, यहां से अगर हम देखेंगे तो जो पावर लॉसेस इस लाइन में हो रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के स्क्वायर, वोल्टेज स्क्वायर। इस रिलेशन से आप ध्यान से देखिए, जो इस लाइन में लॉसेस हो रहे होंगे तो ये पी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, इसको मैं और थोड़ा खोल देता हूं, पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव इंटू आर। तो अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट की P को फिक्स कर दें, एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर पे ट्रांसफर करनी है, कहां से कहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हमको पावर ट्रांसफर करनी है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही सही, लाइन में होने वाले लॉसेस उस ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो अगर ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर यहां से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइन में होने वाले लॉसेस कम होंगे। यहां से देखो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लाइन में होने वाले लॉसेस कम होंगे। अब हम तो लॉसेस कम ही करना चाहते हैं, लॉसेस कम करने से बहुत से फायदे होते हैं। एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाती है, जितनी एनर्जी हमने प्रोड्यूस करी उतनी ही उसमें से कुछ ही लॉस होकर ज्यादा एनर्जी हमको लोड साइड पे मिल जाती है, तो हमारा कॉस्ट भी बच जाती है। एक महीने में देखें तो एनर्जी की पर यूनिट एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं, कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन की क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लॉसेस कम हो गए, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस कम हो जाते हैं, पहला पॉइंट। अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन की। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं पावर को वो हायर वोल्टेज पे करते हैं। किस पर करते हैं, हायर वोल्टेज पे करते हैं। अब बात यह आती है कि हायर वोल्टेज पे करेंगे, लेकिन कितना हायर वोल्टेज पे करेंगे। दूसरा एक और फायदा मैं इसको बता देता हूं इससे पहले, कितना हाई वोल्टेज पे करेंगे उससे पहले। इसका एक और फायदा यह है कि फ्रेंड्स इस लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे
वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, दूसरा फायदा, इसको एफिशिएंसी को इसी के साथ कंसीडर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं आपके एसएससी जेई के, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के जेई के, या फिर यूपीएससी के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी है, तो यहां पर ध्यान रखें। दूसरा, जो लाइन में ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, एक्स लाइन का मतलब आप ट्रांसमिशन लाइन समझे, वो क्या होंगे, ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो होने वाली करंट और ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो होने वाली करंट एंड ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, या फिर करंट इनटू इंपीडेंस, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस। अगर ऐसी सप्लाई है तो ये तो समझने के लिए रेजिस्टेंस लिखा है, एक्चुअल में होगा क्या, इंपीडेंस। तो अगर हम देखें यहां से कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए, तो करंट क्या हो रही है, अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इस इक्वेशन 1 से देखें आप, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर ट्रांसफर करनी है, तो करंट क्या हो रही है, कम होती है। अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं कब, अगर P कांस्टेंट रखते हुए अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, करंट क्या होती है, कम होती है। अगर करंट कम होती है तो वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, रिड्यूस होता है। इससे क्या होगा, यहां का वोल्टेज मान लो 100 वोल्ट है, सपोज यहां का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, हालांकि ये किलो वोल्ट में होगा, आप समझते हैं, लेकिन मैं समझने के हिसाब से बता रहा हूं। अगर यहाँ का वोल्ट 100 वोल्ट है और हमको लोड के क्रॉस भी कितना ही चाहिए, सपोज 100 नहीं करें इसको, 230 वोल्ट, ताकि आपको समझ में आए। सपोज सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, और आपको लोड पे कितना वोल्टेज चाहिए, 230 वोल्ट ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी डोमेस्टिक लोड है, अगर हम डोमेस्टिक लोड की बात करें तो डोमेस्टिक लोड जनरली 230 वोल्ट के होते हैं, तो आपको यहाँ पर कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। अब अगर हमको पर्टिकुलर अमाउंट की पावर ट्रांसफर करनी है, और उसके लिए अगर हम इस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज लेवल ट्रांसफॉर्मर की तरह, तो अगर वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं तो इसमें होने वाली फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर सपोज 10 वोल्ट का ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, वोल्टेज लेवल कम रखेंगे तो ये 10 की जगह क्या होगा, 15 वोल्ट होगा, और कम वोल्टेज लेवल कर देंगे तो 15 की जगह 20 होगा, क्योंकि करंट बढ़ेगी। वोल्टेज लेवल कम करेंगे तो ये कम करेंगे तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज लेवल कम करेंगे तो करंट बढ़ेगी, और वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, हम जितना वोल्टेज इधर, इसको हमको क्या करना है, कम करना है, ताकि जितना वोल्टेज हम यहां से सप्लाई कर रहे हैं उतना ही हमको रिसीविंग एंड पे मिल जाए। यही तो हमारा मोटो होता है। तो जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उतना वोल्टेज या उससे थोड़ा कम वोल्टेज हमको इधर मिल जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप कम करने पड़ेंगे। और वो कब होंगे, जब हम इस लाइन का पावर हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करेंगे। उससे क्या होता है, हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करने से लाइन में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू कम होने से ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और उससे क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाता है। क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों हम पावर हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया आपको, इसीलिए हम पावर को हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कितने वोल्टेज पे ट्रांसफर करें, 220 किलोवोल्ट पे करें, 132 किलोवोल्ट पे करें, या 66 किलोवोल्ट पे करें, या फिर 400 किलोवोल्ट पे करें, या फिर 765 किलोवोल्ट पे करें, कितने वोल्टेज पे हम इसको ट्रांसफर करें। तो फ्रेंड्स, दो चीजें होती है, जैसे जैसे करंट की रेटिंग बढ़ती है। एक और चीज मैं इसमें मिस कर रहा हूं यहाँ पर, वो इससे पहले एक और चीज बता देता हूं आपको, जो थर्ड पॉइंट है वो बता देता हूं। इस लाइन का रेजिस्टेंस है R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई L। रो तो क्या है, जिस मटेरियल से ये जो लाइन बनी है, जो कंडक्टर बना है,
उसकी रेजिस्टिविटी। एल क्या है, लाइन की लेंथ, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। डिजाइन होने के बाद लाइन की लेंथ क्या है, फिक्स है। तो यहां से अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं कंडक्टर का निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, रो एल इंटू 1/r, रो एल इंटू 1/r। अब इस वाली इक्वेशन से जो पीएल इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर अपॉन कोस फाई स्क्वायर, इससे 1/r की वैल्यू निकालो यहां से। अगर यहां से 1/r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये रो, ये एल, ये आर को यहां पर ले आओ और पीएल को नीचे ले जाओ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू 1/p। यहां से हम देखो इस रिलेशन में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, लाइन की लेंथ कांस्टेंट, P एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, लोड का पावर फैक्टर कांस्टेंट और लाइन लॉसेस। यहां से हम देखें कि A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज के स्क्वायर। तो A क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो ये कंडक्टर हमने लिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वो कितना मोटा है। ये अगर मैं इसको इधर से काट दूं तो आप ये जो आप इस मार्कर पे देखिए, जो सामने वाला दिख रहा है आपको पोर्शन, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये बड़ा होगा, मोटा होगा या पतला होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, जो कंडक्टर जिसके थ्रू पावर ट्रांसफर हो रही है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वो हायर वोल्टेज पे करेंगे तो जो आपको कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर किसके लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए, वो क्या चाहिए, कम क्रॉस सेक्शन एरिया का चाहिए। और कम क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, मोटा नहीं पतला चाहिए। और मोटे कंडक्टर और पतले कंडक्टर में से अब मुझे आप बताइए किसमें कॉपर कम यूज होगा। ऑब्वियसली पतले कंडक्टर में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसमें उस कंडक्टर में कॉपर कम यूज होगा। तो जिस कंडक्टर में कॉपर कम यूज होगा उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कॉस्ट भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। किसकी, जो हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर बिछाएंगे, जो 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइंस आप देखते हैं उसमें जो कंडक्टर यूज होंगे वो थोड़े पतले यूज होंगे। अगर हम ज्यादा वोल्टेज पे पावर ट्रांसफर करेंगे तो इससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। और इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि हमको वोल्टेज तो भैया पावर ट्रांसफर करनी है तो हायर रखना पड़ेगा। उससे हमें बहुत से फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि लाइन के लॉसेस कम हो जाते हैं, दूसरा फायदा यह है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, हेंस कंडक्टर का वॉल्यूम कम हो जाता है जिससे हमारे पैसे बच जाते हैं। तीसरा, लाइन का वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। कौन सी लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इससे हमारा वोल्टेज प्रोफाइल रिसीविंग एंड की इंप्रूव हो जाती है। और वी कैन से दैट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव हो जाता है। इसलिए हम पावर को हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं। अब बात आती है कि कितने वोल्टेज पे ट्रांसफर करें। तो फ्रेंड्स, दो चीजें हैं, एक होता है कंडक्टर में से फ्लो होने वाली करंट और एक होता है कंडक्टर का वोल्टेज। ठीक है, तो कंडक्टर की करंट से, ये आप थंब रूल समझ लीजिए, ये तीनों चीज तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लो। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कोई दूसरी चीज है कि कितने वोल्टेज पे ट्रांसफर करें। ये भी तो इंपॉर्टेंट होगा कि कितने वोल्टेज पे ट्रांसफर करें। 5000 किलो वोल्ट पे कर दें, 10,000 किलो वोल्ट पे कर दें, कितने पे करें, तो उसके लिए हमको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, तो वो देख लेते हैं। और ऐसे जेन्युइन क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए कि हाई वोल्टेज पे तो करें लेकिन कितने। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया वो हमेशा उसमें से फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करेगा। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, ये याद रखना आप, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू इट,
किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें से फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करेगा। अगर आप उसमें से ज्यादा अमाउंट की करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो आपको मोटा कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, और अगर आप कम अमाउंट की करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो आपको पतला कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। और दूसरा है जो इंसुलेशन होगा, जो हम घरों में वायर लाते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, तो किसी भी कंडक्टर का इंसुलेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इट्स वोल्टेज रेटिंग। कितने वोल्टेज पे हम इसको यूज करना चाहते हैं उस पे उसका इंसुलेशन डिपेंड करेगा। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखें और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज वोल्टेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस दैट में पंक्चर द इंसुलेशन। वो क्या कर सकता है, अगर वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं जो इंसुलेशन को पंक्चर कर सकते हैं। इसलिए जो इंसुलेशन होगा कंडक्टर के ऊपर उसके वोल्टेज पर। ये दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखें, इनको कभी भी नहीं भूलें, ये बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र है, इन दोनों को आप कभी भी नहीं भूलें, नोट लगा के लिखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने वोल्टेज पे ट्रांसफर करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम समझते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एलिमेंट्स का मतलब क्या है, किन किन चीजों से मिलकर ट्रांसमिशन लाइन बनी। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले कंडक्टर की ही कर ले। अगर हमको ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करनी है तो हमको क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। दूसरा हमको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। एक्समर का मतलब ट्रांसफॉर्मर चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है ना, वोल्टेज इंप्रूव करना है तो ट्रांसफॉर्मर चाहिए। तीसरा हमको क्या चाहिए, इंसुलेटर चाहिए। क्या चाहिए, इंसुलेटर चाहिए। चौथा हमको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। कंडक्टर को किस पे लगाएंगे, आपके सिर और मेरे सिर पे तो लगाने से रहे, किसी न किसी सपोर्ट पे लगाएंगे, और सपोर्ट का मतलब टावर्स, सपोर्ट का मतलब टावर्स। और इंसुलेटर क्यों चाहिए, क्योंकि कंडक्टर को अगर हम सीधे टावर में रख देंगे तो, क्योंकि टावर स्टील का बना हुआ होता है, ध्यान रख लें, टावर किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। तो एक लाइव कंडक्टर को अगर स्टील के टावर पे अगर हम टच करेंगे तो उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगी, और उसको अगर हम हाथ लगा देंगे तो हम डैमेज हो सकते हैं, इवन एक हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टावर्स के ऊपर पहले इंसुलेटर लगाना पड़ेगा और इंसुलेटर पे कंडक्टर को टच करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, इंसुलेटर भी चाहिए। और तीसरा स्विच गियर डिवाइसेस। स्विच गियर का मतलब क्या है, स्विच गियर का मतलब फ्रेंड्स ये है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी कुछ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर ही चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल यहां पर नहीं दूंगा, पर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमको चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल लाइटनिंग अरेस्टर से लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर उस लाइट को ग्राउंड में कर, जो भी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग का मतलब है बिजली जो आकाशीय बिजली गिरती है अगर लाइन पे, तो लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह क्या करते हैं, उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं, लाइटनिंग को ग्राउंड में ले जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन लाइन को उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं हो। तो ये हमारे बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन बनी है। अब हम देख लेते हैं कि इन पर वोल्टेज का कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर पड़ता है तो देख लेते हैं कैसे पड़ता है। फ्रेंड्स, कंडक्टर का तो क्या होता है, वोल्टेज जैसे हम बढ़ाते हैं कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, उसका अगर हम वोल्टेज बनाएंगे तो आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर के बाहर क्या लगे होते हैं, बुसेस जिन पे कनेक्शन हो रहे होते हैं। वो बुसेस क्या होते हैं,
इंसुलेटर के थ्रू बाहर, ट्रांसफार्मर से बाहर कनेक्शन लेंगे तो किसके थ्रू लेंगे, बुसेस के थ्रू लेंगे। उसपे क्या लगा होता है, इंसुलेटर। क्या लगा होता है, इंसुलेटर। तो क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो हमको पता है वोल्टेज इंसुलेशन को ब्रेक करता है। आगे काम, हमको पता है वोल्टेज इंसुलेशन को ब्रेक करता है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे जो इंसुलेटर होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होती चला जाएगी। हमको थिक इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, मोटा इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर ये ट्रांसफॉर्मर की भी वही बात हो गई। ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट दूसरी तरीके से ऐसे बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर 3 फेज वाइंडिंग होगी तो 3 फेज वाइंडिंग के बीच की डिस्टेंस हमको दूर रखनी पड़ेगी हायर वोल्टेज के लिए। ध्यान से सुनिए, 3 फेज वाइंडिंग की, तीनों वाइंडिंग की डिस्टेंस भी हमको दूर रखनी पड़ेगी हायर वोल्टेज के लिए। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंसुलेटर की कॉस्ट बढ़ी जाएगी। आप समझिए पंक्चर हो सकता है। जो टावर है, सपोर्ट जिससे हमने किया है वो टावर है, उनकी हाइट हमको ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हाइट ज्यादा नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा, आप किसी 400 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन के लाइन के नीचे से निकलते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि आपके बॉडी से कोई करंट पास हुई है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप उसके अंदर से निकल के जाते हैं नीचे से, तो आपको लगता है कि आपके अंदर से कोई करंट पास हुई है। वो होती है फ्रेंड्स लीकेज करंट और चार्जेस करंट। तो अगर आपने वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दिया ट्रांसमिशन लाइन का, तो क्योंकि वो करंट इंड्यूस कर लेती है अर्थ और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, तो आपको टावर की हाइट भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और टावर की हाइट आप बढ़ाओगे, टावर पे जो इंसुलेशन यूज कर रहे हैं उसको आप बढ़ाओगे तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और स्विच गियर वगैरह, लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट भी जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाती है, इसकी कॉस्ट हमेशा कम हो जाएगी। कंडक्टर की कॉस्ट भले ही डिक्रीज हो जाएगी, बाकी इन सब की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। इनकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी भी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर को छोड़ के बाकी सब ये चीजें हैं जो एलिमेंट्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के, इनकी कॉस्ट बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इनकी कॉस्ट बढ़ती हुई चली जाएगी तो फिर ऐसा नहीं हो जाए कि हमने जो कंडक्टर बचाया था उसमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचाया था, उसके कंपैरिजन में हमने इधर बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर दिया। तो एक ऐसा पॉइंट हम चूज करेंगे जिस पर हमारी एफिशिएंसी भी ट्रांसमिशन लाइन की बनी रहे, कंडक्टर का पैसा भी हम बचा लें और इन सब चीजों में भी हमारा बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगे। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देता हूं, टेक्नो इको वाइएबल। ध्यान से सुनिए, टेक्नो इको वाइएबल, जो टेक्निकली भी करेक्ट हो और इकोनॉमिकली भी करेक्ट हो। टेक्निकली भी करेक्ट हो और इकोनॉमिकली भी करेक्ट हो। टेक्निकली कैसे, पावर लॉसेस भी कम हो, एनर्जी भी हम बचा लें, दूसरा इनके इन सब चीजों में पैसा भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं लगे। इसलिए हम जो वोल्टेज है इंडिया में उसकी मैक्सिमम लिमिट है, ट्रांसमिशन वोल्टेज की मैक्सिमम लिमिट है, ट्रांसमिशन वोल्टेज की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वो है 765 किलो वोल्ट। इससे ज्यादा हायर वोल्टेज पे अगर हम पावर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उनमें भी बेसिकली इंसुलेटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम इस 765 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पे पावर ट्रांसफर नहीं करते। अभी करंट में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इससे ज्यादा वोल्टेज पे पावर ट्रांसफर कर सके। तो लिमिटेशन ऑफ हायर वोल्टेज क्या होगी, लिमिटेशन ऑफ, ध्यान से सुने, लिमिटेशन ऑफ हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या हो गई, ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, बेसिकली कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलेशन की कॉस्ट की वजह से हम 765 किलोवाट से ज्यादा वोल्टेज लेवल पे पावर ट्रांसफर नहीं करते। तो
तो ये हमारे कल के कुछ क्वेश्चंस का आंसर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चंस बच गया कि वोल्टेज हम 11 किलो वोल्ट पे ही क्यों जनरेट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था कि वोल्टेज 11 किलो वोल्ट पे ही क्यों जनरेट करते हैं। तो वोल्टेज 11 किलो वोल्ट पे फ्रेंड्स, सॉरी जो मैं बोल रहा हूं कि हम जो पावर जनरेट करते हैं, वोल्टेज जनरेट नहीं, पावर जो जनरेट करते हैं वो जनरेटर के थ्रू 11 किलो वोल्ट पे ही क्यों करते हैं। वाई पावर इज जनरेटेड एट 11 किलो वोल्ट, क्यों करते हैं 11 किलो वोल्ट पे, 11 किलो वोल्ट से कम पे क्यों नहीं करते और 11 किलो वोल्ट से ज्यादा पे क्यों नहीं करते। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि अगर हम पावर हायर लेवल पे ट्रांसफर, हायर वोल्टेज लेवल पे ट्रांसफर करते हैं तो हमें कुछ फायदे होते हैं, है ना, वो फायदे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज पे जनरेट करें। तो हमने कोशिश कर ली कि 11 किलो वोल्ट पे हम जनरेट कर रहे। अब 11 से 33 पे क्यों नहीं कर रहे भाई, 66 किलो वोल्ट पे क्यों नहीं कर रहे, 132 किलो वोल्ट पे क्यों नहीं कर रहे। तो इसका बेसिकली आंसर ये है क्योंकि जनरेट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, जनरेटर के थ्रू करेंगे, ठीक है, या फिर अल्टरनेटर के थ्रू, एक ही नाम है अल्टरनेटर और जनरेटर के थ्रू करेंगे। और देखो ट्रांसमिशन लाइन तो स्टैटिक डिवाइस है, लेकिन ये क्या है, ये मूविंग डिवाइस है, ये तो मूव करता है रोटर। तो वहां पर मूविंग डिवाइस पे जो इंसुलेशन होगा वो अगर हम 33 किलो वोल्ट के रेस्पेक्ट में, 66 किलो वोल्ट के रेस्पेक्ट में, 132 किलो वोल्ट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बहुत ज्यादा इंसुलेशन हमको करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा तो जनरेटर हमारा बहुत हेवी हो सकता है, बहुत ज्यादा हेवी जनरेटर हो जाएगा। और आपको एक और टेक्निकली चीज बताऊं कि बहुत ज्यादा थिक इंसुलेशन को अगर हम हाई स्पीड पे, क्योंकि जनरेटर 3000 आरपीएम पे भी घूमता है, तो 3000 आरपीएम पे अगर हम थिकर इंसुलेशन लगाएंगे रोटर वगैरह पे तो होगा क्या, उसकी वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस पर बहुत ज्यादा लगेंगे, तो उसकी वजह से वो बाहर निकल के ही भग जाएगा। तो जनरेटर की डिजाइनिंग हम बहुत हाई वोल्टेज पे नहीं कर सकते, वहां पर हमारी लिमिटेशंस है, इंसुलेशन की लिमिटेशंस है, वाइंडिंग की लिमिटेशंस है। तो इन तरह की लिमिटेशंस होने की वजह से, जनरेटर एंड पे लिमिटेशंस होने की वजह से हम सिर्फ इसी रेंज में वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट तक हम वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। यहां तक हमारे जनरेटर की कॉस्ट इको वाइएबल होगी, ये जो वर्ड मैंने बोला टेक्नो इको वाइएबल होगी। उससे ज्यादा पे अगर हम वोल्टेज जनरेट करेंगे तो हमारे जनरेटर की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उस कॉस्ट को हम बियर नहीं कर सकते, इसलिए हम वोल्टेज 11 किलो वोल्ट पे ही जनरेट करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और होप है आपको ये सब समझ में आया होगा। जो कल क्वेश्चन छूट गए थे उन सभी का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।